उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मजे में होंगे, क्लासेस अच्छे से चल रही होंगी। तो दोस्तों, जैसा हमने आपको कमिटमेंट किया था, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपना 12th क्लास के लिए। तो पूरे साल लाइव रहने वाले हैं, ये कमिटमेंट हमने किया है अपने आप से कि आपको 12th क्लास का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को हम यहाँ कराएंगे। साथ में कुछ सरप्राइज भी आपके लिए रहने वाले हैं, जिनके बारे में आपसे हम आगे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, वन बिग अपडेट कि अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं बच्चों, तो इस वीडियो में मैं पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर दैट इज बेसिक या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को कवर करूंगा। और इस वीडियो में मैं आपसे केवल बात करूंगा पार्टनरशिप के बेसिक के कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके फीचर्स तक होंगी। यहां से बोर्ड में 1 से 2 नंबर की कम से कम वेटेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप पार्टनरशिप की थ्योरी का कुछ बेसिक या इंपॉर्टेंट ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सुटेबल है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड और उससे आगे के बारे में। यहां पर मैं पार्टनरशिप के फीचर्स तक आपको कवर कराने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पार्टनरशिप के बारे में। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और बात करते हैं पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में कि कहां है पार्टनरशिप, हम क्यों पार्टनरशिप की बात कर रहे थे। तो बच्चों, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि हमारा एक टॉपिक हुआ करता था जिसको आप बोलते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। तो उस सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या था सर? उस सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये था कि एक अकेला आदमी ओनली अ पर्सन सारे के सारी बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करता था, सारा का सारा प्रॉफिट वो खुद रखता था और सारा का सारा रिस्क खुद ही बियर किया करता था। रिस्क भी सारा उसके सर पर खुद पर है, सारा का सारा बिजनेस उसी को मैनेज करना है और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बिजनेस में उसी को करने हैं। इसके चलते उसको कुछ परेशानियां हुई। उसको लगा कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों से जो मार्केट में पहले से बिजनेस कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं, कैसे कॉम्पीट करूंगा। तो इसके लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उसने अपने जैसे जो और लोग अवेलेबल थे उनके साथ दोस्ती कर ली और उसने उन लोगों से कहा कि भाई तुम और मैं हम मिलके चलते हैं। और यहां से शुरुआत होती है हमारे एक बिजनेस की, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। दैट मींस सोल प्रोप्राइटरशिप में एक आदमी अकेले बिजनेस को चलाने वाला, रन करने वाला, गवर्न करने वाला, अकेला कैपिटल लगाने वाला, अकेला रिस्क बियर करने वाला। जब उसको लगा कि नहीं हो पाएगा तो उसने अपने जैसा एक और आदमी ढूंढ लिया। उसने कहा एक से भले दो। और आप बॉलीवुड मूवी देखते ही होंगे तो वो थोड़ा फिल्मी भी हो गया। उसने कहा भाई जीतेंगे तो साथ में जीतेंगे और डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे। तो कहने का मतलब ये है, अकेला आदमी ना, जब एक से ज्यादा आदमी मिलकर बिजनेस को चलाना चालू कर दें तो ऐसी स्थिति को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। साधारण शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि जब आदमी सोल प्रोप्राइटरशिप से बाहर निकल के आए, या आप ये समझ लें कि सोल प्रोप्राइटरशिप की जो डिसएडवांटेजेस थी उनको ओवरकम करने के लिए कोई भी पर्सन पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हैं या दो लोग मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी बेसिक बात पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप में हमारे एक से ज्यादा लोग होते हैं, वो ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चलाते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब इसी कड़ी में बात कर लेता हूं कि पार्टनरशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं या पार्टनरशिप का क्या क्या मीनिंग हो सकता है। तो यही बात हमें आपसे करनी है और हम आपसे अब बात करेंगे कि पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको पार्टनरशिप के मीनिंग में बताया, पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन में बताया कि एक से ज्यादा आदमी इकट्ठे होकर बिजनेस चला रहे हैं। तो यही चीज होती है पार्टनरशिप में कि क्या करते हैं हम पार्टनरशिप में, एक से ज्यादा आदमी, मोर और 2 पर्संस मिलकर बिजनेस चलाते हैं। दैट मींस एक से ज्यादा आदमी मिलेंगे और वो बिजनेस एक्टिविटीज को रन करेंगे, गवर्न करेंगे। तो हमें याद रखना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक आदमी था जो बिजनेस एक्टिविटीज को रन करता था और पार्टनरशिप में एक से ज्यादा होंगे। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मिनिमम जो हमारे पार्टनर होते हैं या मिनिमम जो आदमी होते हैं एक पार्टनरशिप बिजनेस में, वो मिनिमम 2 होते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मोर देन अ पर्सन। एक से ज्यादा आदमी, ये बाद में मिनिमम 2 आदमियों की जरूरत होती है या फिर एक से ज्यादा आदमियों की जरूरत होती है। देन हम बात करते हैं कि जो वो पार्टनर्स, एक से ज्यादा लोग जो मिले हैं, वो क्या करेंगे बच्चों? वो कैरिड आउट करेंगे एक बिजनेस एक्टिविटी। वो एक बिजनेस करेंगे और बिजनेस कैसा होना चाहिए बच्चों? लीगल होना चाहिए। देखिए, बिजनेस या पार्टनरशिप करने का मीनिंग ये नहीं है कि 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई इलीगल एक्टिविटीज करने लग जाएंगे। बिजनेस अगर आप करेंगे तो दैट मीन्स कि वो एक लीगल फॉर्म में होना चाहिए, वो लीगल तरीके का बिजनेस होना चाहिए, जो इंडियन लॉ है उसके हिसाब से होना चाहिए, उसकी अडेप्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। वरना कोई बिजनेस हम आपको नहीं करने देंगे। दैट शुड बी लीगल। तो जो भी आप बिजनेस करेंगे उसका लीगल होना बहुत जरूरी है। फिर आगे बात करते हैं कि उसमें, क्योंकि एक से ज्यादा आदमी हैं जो बिजनेस चला रहे हैं, जो लीगल बिजनेस चला रहे हैं, तो अब प्रॉब्लम ये आएगा कि बिजनेस को कौन देख रहा है, बिजनेस को रन कौन कर रहा है। तो देखो, ये माना जाएगा पार्टनरशिप के केस में कि बिजनेस जितने भी पार्टनर हैं वो सारे पार्टनर मिलकर रन कर रहे हैं। दैट मींस अगर बिजनेस में 4 पार्टनर हैं तो हम ये माना जाएगा कि चारों के चारों पार्टनर बिजनेस को रन कर रहे हैं। या फिर इसका एक ऑल्टरनेट और हो सकता है कि चारों पार्टनर मिलकर किसी एक को सिलेक्ट कर लें कि भैया आप बिजनेस को रन करेंगे अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से। तो कुछ नहीं बोलेगा तो हम मानेंगे बिजनेस सभी पार्टनर्स रन कर रहे हैं, या फिर हम ये मानेंगे उन सबके बिहाफ पर कोई एक रन कर रहा है। यही बात हमने लिखी है
कि जो ऑल पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, बिजनेस को रन करेंगे, या उनके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर बिजनेस को रन करेगा, हम ऐसा मानेंगे। एक बात स्टार्टिंग से बढ़ते हैं कि पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल रिलेशन। पार्टनरशिप एक म्यूचुअल रिलेशन है, किसके बीच में, बिटवीन टू और मोर पर्संस, एक से ज्यादा आदमियों के बीच में। किस लिए ये रिलेशन बना है, टू कैरिड आउट लीगल बिजनेस एक्टिविटी, लीगल बिजनेस एक्टिविटीज को कैरिड आउट करने के लिए। कौन करेगा, बाई ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर मिलके इस लीगल एक्टिविटी को कैरी आउट करेंगे, चलाएंगे, या फिर हम ये मानेंगे कि कोई भी एक पार्टनर उन सबके बिहाफ पे उस बिजनेस एक्टिविटीज को कैरिड आउट करेगा, यानी कि चलाएगा। इसके बाद सर जो पार्टनर जो बिजनेस चला रहे हैं उनकी बिजनेस में लाइबिलिटी कैसी होगी, बेटा उनकी लाइबिलिटी होगी अनलिमिटेड। अब यहां पर ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ जाता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जनरली लाइबिलिटी दो तरीके की होती है बच्चों, एक को हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी और एक को हम बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग क्या है, तो बेटा जी अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस की ऑब्लिगेशंस, बिजनेस के डेट और बिजनेस की लाइबिलिटीज की रीपेमेंट करने के लिए आपके बिजनेस एसेट्स को तो यूज किया ही जाएगा, लेकिन अगर बिजनेस एसेट्स को यूज करने के बाद भी उन लाइबिलिटीज को पूरा नहीं किया जा सकता, उनकी पेमेंट नहीं की जा सकती, यानी कि डेफिशिएंसी है, आपकी बिजनेस की एसेट्स कम पड़ गई हैं, तो फिर हम पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी यूज कर सकते हैं उन लाइबिलिटीज और लॉसेस की पेमेंट करने के लिए। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपको यह बता रहा है कि कल को बिजनेस के नुकसान या बिजनेस की लाइबिलिटीज की जब रिपेमेंट करने का नंबर आता है और आपकी बिजनेस की एसेट्स उतनी नहीं है कि उन लाइबिलिटीज या लॉसेस की पेमेंट कर पाए, तो वो बिजनेस की एसेट्स तो बिकेंगी ही, साथ में हम आपके घर भी जाएंगे और आपकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज करेंगे और उन लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे। दैट मींस ये बिजनेस के वो लॉसेस होंगे जो आपके घर तक आएंगे, आपकी पर्सनल एसेट्स भी बेची जाएंगी आपकी बिजनेस एसेट्स के साथ साथ। ये इसका एक मीनिंग हो गया। दैट मींस अनलिमिटेड लायबिलिटी में पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी यूज कर लिया जाता है अलोंग विद द बिजनेस एसेट्स। इसका एक एस्पेक्ट और है बेटा, अभी जो हमने बताया है वो आपको एक एस्पेक्ट बताया है, इसके साथ में इसका एक एस्पेक्ट और है और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। मान लीजिए बिजनेस है, एबीसी 3 पार्टनर हैं और मान लेते हैं कि बिजनेस की लायबिलिटी जो है वो 15 लाख की है एंड जो बिजनेस की एसेट्स हैं वो 14 लाख की हैं। दैट मींस 1 लाख रुपए की बिजनेस की जो एसेट्स हैं वो कम पड़ रही हैं, 1 लाख की डेफिशिएंसी चल रही है। इसका मतलब इस 1 लाख रुपए की पेमेंट करने के लिए हम पार्टनर की पर्सनल एसेट्स को यूज करेंगे। एग्जांपल में मान लेता हूं कि 1 लाख रुपए में से 20,000 की पर्सनल एसेट्स का हिस्सा यानी कि 20,000 का हिस्सा मिस्टर सी के खाते में आ रहा है। दैट मींस मिस्टर सी को 20,000 का लॉस बियर करना है। लेकिन जब हमने देखा कि मिस्टर सी की जो पर्सनल एसेट्स हैं वो तो केवल 5,000 की हैं, इसका मतलब मिस्टर सी के हिस्से की बिजनेस एसेट्स को भी यूज कर लिया और मिस्टर सी के हिस्से की पर्सनल एसेट्स को भी यूज कर लिया, उसके बाद भी पेमेंट नहीं हो पा रही है, उसके बाद भी 15,000 की कमी पड़ रही है। तो बच्चों इन दैट केस क्या होगा, ऐसे पार्टनर को हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट। इसका मतलब जिस पार्टनर की बिजनेस एसेट्स भी चली जाएं और पर्सनल एसेट्स भी चली जाएं फिर भी उसकी लायबिलिटीज या लॉसेस की पेमेंट ना हो पाए, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। तो ऐसे पार्टनर को इंसॉल्वेंट माना जाता है। तो सर ये जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस है 15,000 का, इसका क्या करेंगे बेटा, जो बचे हुए पार्टनर है दैट मींस ए एंड बी, अब ए एंड बी क्या करेंगे, जो 15,000 रुपए का सी का नुकसान है, सी की डेफिशिएंसी है, उसको ए एंड बी बोर्न करेंगे। इसका मतलब दो बातें हो गई, पहला पर्सनल एसेट्स यूज की जाती हैं लिमिटेड लायबिलिटी में, दूसरा इंसॉल्वेंट पार्टनर सोल्वेंट पार्टनर्स की जो डेफिशिएंसी है उसको बियर करते हैं जो सोल्वेंट पार्टनर होते हैं, यानी कि इंसॉल्वेंट पार्टनर की कमी को, उसके हिस्से के लॉस को सोल्वेंट पार्टनर्स को बियर करना पड़ता है। इन दोनों बातों को मिलाकर हम पूरा डेफिनेशन मीनिंग बनाते हैं किसका, अनलिमिटेड लायबिलिटी का। बच्चों एक नंबर के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लेता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मीनिंग होता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों यहां पर जो हम बात कर रहे थे वो हम आपसे बात कर रहे थे कि एक से ज्यादा पार्टनर है, हम आप लोगों से बात कर रहे थे कि पार्टनरशिप में जो पार्टनर है वो एक से ज्यादा है। तो अगर बच्चों एक से ज्यादा पार्टनर होंगे तो फिर प्रॉफिट को कैसे शेयर करेंगे, ये भी अपने आप में एक समस्या आ जाती है कि हम किस तरीके से प्रॉफिट को शेयर करना है। एक मिनट बच्चों, प्रॉफिट को हमें किस तरीके से शेयर करना है, तो देखो जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने जो भी डिसाइड किया होगा हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में। तो ये बात हमें याद रख के चलनी है कि लास्ट पॉइंट जो हमारा लिखा हुआ दैट इज शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि वो जो पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो भी उन्होंने डिसाइड किया था कि जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट को बांट लेंगे। दैट मींस पार्टनरशिप के मीनिंग में हमने देखा कि पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है जिसमें एक से ज्यादा आदमी होते हैं, वो एक लीगल बिजनेस करते हैं। बिजनेस या तो सभी पार्टनर रन करेंगे या सबके बिहाफ पे कोई एक पार्टनर रन करेगा, जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को जो भी डिसाइडेड रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द पार्टनरशिप मीनिंग। अब आगे बात करते हैं बच्चों, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है,
कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर जो पेपर में 1 नंबर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब इनको कंसिडर करते हैं। पहली चीज क्या है कि पार्टनरशिप में मिनिमम कितने आदमी होंगे, तो हमें याद रखना है, पहले भी बताया था, पार्टनरशिप में मिनिमम कितने आदमी होते हैं, 2। इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं कि पार्टनरशिप में कितने आदमी होते हैं, मोर देन 1, या तो 1 से ज्यादा होते हैं या फिर कम से कम 2 होते हैं। तो इस बात को आप याद रख के चलेंगे। दूसरा, इसी के हिसाब से मैं बोल रहा था कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों कि पार्टनरशिप में 2 लोग होते हैं, एक को हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म और एक को हम बोलते हैं पार्टनर्स। इसका मतलब एक वो दुकान और वो पार्टनर जो उस दुकान में रहते हैं। सर कुछ नहीं, आप ऐसे समझ लो ना, ये जो दुकान है, इस दुकान का नाम रख दिया हमने पार्टनरशिप फर्म, इस शॉप को हमने पार्टनरशिप फर्म बोल दिया, और इसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं इनको हमने क्या बोल दिया, पार्टनर्स बोल दिया। तो ढंग से सुनना, यानी 2 बातें हो गई, एक फर्म हो गई और एक पार्टनर्स हो गया। तो सर कहना क्या चाह रहे हैं, ये तीनों को मिलकर ही तो फर्म बन रही है। तो बेटा यही तो बोल रहे हैं कि जब हम सारे पार्टनर को कलेक्टिवली देखते हैं तो हम उसको पार्टनरशिप फर्म बोल देते हैं, और जब हम इंडिविजुअली देखते हैं तो हम उनको पार्टनर्स बोल देते हैं। तो कलेक्टिवली पार्टनर्स में और इंडिविजुअली पार्टनर्स में रिलेशन कैसा होता है, यानी कि इस पार्टनरशिप फर्म में, इस दुकान में और इन इंडिविजुअल पार्टनर्स में रिलेशन कैसा होता है। तो याद रखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि सर इस रिलेशन को हम बोलते हैं एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन। पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसको एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन बोलते हैं। मतलब ये जो प्रिंसिपल है इसे पार्टनरशिप फर्म को बोलते हैं, और जो पार्टनर्स होते हैं वो उसके एजेंट्स होते हैं। यानी कि पार्टनरशिप फर्म के एजेंट पार्टनर माने जाते हैं और फर्म को हम प्रिंसिपल यानी कि मुखिया मान के चलते हैं। ये दुकान मेन है, इसको प्रिंसिपल बोलेंगे, यानी कि ये जो बच्चों आपकी दुकान है इसको आप बोलोगे प्रिंसिपल, और ये जो आपकी फर्म है इसको आप बोलोगे एजेंट। यानी कि ये एजेंट्स हैं, पार्टनर्स एजेंट है, और पूरी फर्म क्या है, आप लोगों की फर्म है आपकी प्रिंसिपल, और एजेंट है आपके पार्टनर्स। चलिए जी, फिर बाद में बात आती है कि जी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर एक पार्टनरशिप में कितने होंगे। ये अगली इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे। देखो बच्चों, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि उन्हें ये बातें आती हैं, मैं मान रहा हूं, हो सकता है आपने ये पढ़ लिया हो, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि हम तो बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से, हम तो सोच रहे हैं कि वो बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो उसने अभी स्टार्ट किया है, वो टेंशन ना ले, सब हमारे ऊपर छोड़ दे, हम बेसिक से लेके हर चीज को यहाँ कंक्लूड करेंगे, और बाकी बच्चे भी ध्यान से देखें क्योंकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी। तो सर पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने आदमी होंगे, तो सर जी पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 पर्सन होंगे, यानी कि 50 पार्टनर एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम रह सकते हैं। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। लेकिन ये बात यहां खत्म नहीं हुई है, ये बात आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो डिसाइड करता है वो कौन सा एक्ट है। आप कॉमन सेंस से जवाब दोगे सर पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही तो होगा जो हमें बताएगा पार्टनरशिप के मेंबर्स के बारे में। ना बेटा ना, पार्टनरशिप के मिनिमम मेंबर्स जो होंगे वो मिनिमम मेंबर्स 2 होंगे, ये बात पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बताई है। रूल 4 में जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखी हुई है वहां लिखा हुआ है, रूल 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उसने बता रखा है कि मिनिमम 2 पार्टनर होंगे, लेकिन मैक्सिमम के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो कंपनी एक्ट 2013 में लिखे हुए हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं, ये कंपनी एक्ट 2013 ने बताया है। और कंपनी एक्ट 2013 में भी कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 10 रूल्स, कंपनी एक्ट रूल 2014 के सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि आपके मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। देखो बेटा, वैसे तो ये दरिया बनाया है और उसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 100 पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि कभी भी जो एक्ट बना है उसमें लिखा हुआ है कि 100 पार्टनर से ज्यादा आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा टाइम में वो जो लिमिट अभी हमने सेलेक्ट कर रखी है, वो जो लिमिट अभी बनाई हुई है, वो लिमिट जो मेरे बच्चों है वो अभी बनाई हुई है 50 की, यानी कि मैक्सिमम 100 तक हो सकते हैं, लेकिन अभी कितना डिसाइड किया हुआ है, 50 डिसाइड किया हुआ है। आप देखेंगे तो गूगल करके थोड़ा परेशान हो जाता है बच्चा कि 100 भी लिखा हुआ है। तो बेटा जब कंपनी एक्ट बना तो उसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, 100 से ज्यादा आप नहीं रख सकते। लेकिन अभी ये पावर डिवोट कर रखी है कि गवर्नमेंट डिसाइड कर ले, कंपनी एक्ट ने पावर दे रखी है कि कितने होने चाहिए। तो करंट सिनेरियो में हमने जो सेलेक्ट किए हुए हैं, या ऐसे कह लो सरकार ने जो सेलेक्ट किए हुए हैं वो 50 सेलेक्ट किए हुए हैं, वो इसको कल को बढ़ा के 60 कर सकते हैं, कल को बढ़ा के 40 कर सकते हैं, फिलहाल 50 है। ये कल को बढ़ते बढ़ते 100 भी हो सकती है, 100 से ज्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि मैक्सिमम डेडलाइन जो दे रखी है वो कंपनी एक्ट में 100 की दे रखी है। बहरहाल 50 है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है मैक्सिमम में 50 है। सर हम कितना लिखेंगे, आप 50 लिखेंगे, आप लिखेंगे कंपनी एक्ट 2013 में लिखा हुआ है मैक्सिमम 50 पार्टनर होंगे। कंपनी एक्ट 2013 में भी कहां लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट 2013-14 रूल्स के अंदर सेक्शन 10 के 2014 रूल्स में कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होंगे। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए जी, तो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, कहां लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट 2013। घुमा फिरा के पूछता है, ट्रू फॉल्स बना देता है कि हमारे यहां मैक्सिमम पार्टनरशिप में 50 पार्टनर होंगे एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। फंसाएगा आपको नहीं,
पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होंगे, ये ध्यान रखना। और उसमें भी कौन सा रूल है जिसने बताया हुआ है, रूल 14 में ये बात लिखी हुई है, ये बात आप ध्यान से रख के चलेंगे। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, दोबारा से इसको बताने की जरूरत नहीं है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, आप इतना उम्मीद है समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात याद रख के चलिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं केस स्टडी के बारे में। इससे पहले हम एक बात और करते हैं, पहले मैं आपको यहाँ एक होमवर्क देता हूं, और होमवर्क ये है कि आप आज ये ढूंढ के लाएंगे, देखो थोड़ा सा आप लोग भी तो रिसर्च करेंगे कि 50 मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 50। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो 50 की लिमिट बनाई है, इस 50 की लिमिट में हम किसको काउंट नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो होते हैं वो 50 होते हैं, तो 50 में हम किस किस को काउंट नहीं करेंगे, यानी कि किन लोगों को आप एडमिट नहीं कर सकते हो, आपको यह भी बताना है कि किन लोगों को आप एडमिट नहीं कर सकते हो या किन लोगों को 50 की संख्या में इंक्लूड नहीं कर सकते हो। एग्जांपल दे देता हूं, जैसे क्रिमिनल आदमी है उनको नहीं रख सकते हैं, जैसे इंसॉल्वेंट आदमी है इनको नहीं रख सकते हैं, इनको 50 की संख्या में भी नहीं रखना है, कोई माइनर है उसको भी आप 50 की संख्या में नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ एग्जांपल मैंने बता दिए, 3 एग्जांपल आपको भी ढूंढ के लाने हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप मुझे कि 3 एक पार्टनर्स और कौन कौन से होंगे, या 3 लोग और कौन कौन से होंगे जिनको आप रखना पसंद नहीं करेंगे, या जो अलाउड नहीं है, या जो इस 50 की संख्या में नहीं आते हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए जी, अब ये केस स्टडी है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार पेपर में आ चुकी है, तो ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट है बच्चा जी, पेपर में एक बार आ चुकी है। और ये केस स्टडी जो बेस्ड है वो बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। एक बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि मान लेते हैं ए एंड बी 2 फ्रेंड हैं, और उन्होंने क्या कर लिया, परचेज कर लिया एक पीस ऑफ लैंड, एक उन्होंने लैंड का टुकड़ा खरीद लिया जो कि 5 लाख रुपए में था, सस्ती थी ऐसा मान लेते हैं। और कैसे खरीदा इन्होंने, इक्वल पोर्शन में, यानी कि दोनों ने मिलकर 2.5 लाख रुपए लगाकर एक लैंड का टुकड़ा खरीद लिया। और क्यों खरीदा, क्योंकि कुछ सालों तक इन्होंने उसको अपने पास रखा, और उसको रखने के बाद फिर इन्होंने उसको बेच दिया 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में। इसका मतलब 5 लाख में खरीदा था, 1 लाख के प्रॉफिट में बेच दिया, दैट मींस 6 लाख रुपए में इन्होंने उसको बेच दिया। और बेचने के बाद क्या हुआ, जो भी इन्होंने प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को उन्होंने आपस में शेयर कर लिया। तो उन्होंने जो किया है, ए और बी ने जो किया है, क्या वो पार्टनरशिप है, क्या उसको आप पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे, कमेंट करें। इस तरीके से एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था। तो बच्चों इसका आंसर होगा नो, ये कोई पार्टनरशिप नहीं है। क्यों पार्टनरशिप नहीं है, देखो ध्यान रखना, कोई भी एक्टिविटी का बिजनेस होने के लिए रेगुलर होना बहुत जरूरी है मेरे बेटा। किसी भी एक्टिविटी का बिजनेस होने के लिए रेगुलर होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ ए और बी ने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, डाल दिया, साइड एक्टिविटी कर रहे हैं कि चलो प्रॉफिट हो जाएगा कभी निकाल देंगे, तो ये प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए इन्होंने कुछ तो किया है। ये काइंड ऑफ जॉइंट वेंचर है कि दोनों ने मिलकर कुछ खरीद लिया, लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं है, इसको आप पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है, क्योंकि किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस तब तक नहीं कहा जाएगा तब तक वो रेगुलर नहीं होगी। तो हम लिखेंगे ना, ए एंड बी ने जो किया है वो एक रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस का यानी कि बिजनेस का रेगुलर होना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं आपको कुछ बातें बताता हूं कि बच्चे यहां पे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं। देखिए, कुछ इसेंशियल कंडीशंस होती हैं पार्टनरशिप बनने के लिए। पहली कंडीशन है कि बिजनेस का रेगुलर होना बहुत जरूरी है। बिजनेस हम उसी एक्टिविटी को बोलते हैं जो शुड बी बेस्ड ऑन रेगुलर एक्टिविटी। तो सर रेगुलर नहीं होगा तो आप बिजनेस नहीं बोलेंगे। दूसरा, म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि दोनों की सहमति होनी चाहिए। तो देखो, ए और बी ने अपनी सहमति से पीस ऑफ लैंड खरीदा, तो सहमति तो थी, दोनों ने मिलकर खरीदा, और साथ में उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया। तो प्रॉफिट भी कमाया और प्रॉफिट को उन्होंने शेयर भी कर लिया, तो ये वाला एलिमेंट भी दिख रहा था। तो ऊपर वाली केस स्टडी में हमें म्यूचुअल रिलेशन भी दिख रहा था, दोनों की सहमति भी है और प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं, ये भी है। लेकिन सर जी, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी रेगुलर होती है तो ये वाला पॉइंट वहां पे मिस था, इसीलिए हमने कह दिया जो भी आप कर रहे हैं वो कुछ भी है, वो बिजनेस नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस तो कतई भी नहीं है। ये वाली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, इस वाली केस स्टडी को आप बाद में आके लिख लेंगे। चलिए जी, आगे बात करते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में कि पार्टनरशिप पे क्या फीचर होते हैं। सर पेपर में हम भी लिख सकते हैं क्या पीबी पार्टनरशिप बिजनेस, ना ना बेटा, कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्म नहीं है, आप पूरा ही लिखेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। तो सर क्या क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या क्या होते हैं, बेटा जो आपने मीनिंग में पढ़ा है उन्हीं चीजों को पॉइंट्स में ब्रेक करके लिख दो, वही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर बन जाएंगे। जैसे मोर देन 1 पर्सन, एक से ज्यादा आदमी होते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मिनिमम कितने होते हैं, मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी होता है। आपस में क्या होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी कि मान लो 3 आदमी हैं एबीसी, तो कोई भी डिसीजन उस फॉर्म में लिया जाएगा तो ये माना जाएगा एबीसी तीनों ने मिलकर लिया है। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब सबकी सहमति वहां दिखाई देगी। लीगल बिजनेस, आप कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं कर सकते जो हमारे लॉफुल एक्टिविटी के हिसाब से ना हो, या जो हमारे लॉ ने जिसको बैन कर रखा हो। तो जी एक्टिविटी का लीगल होना बहुत जरूरी है, ये वाली बात भी आप याद रखेंगे, यानी कि बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उसको पार्टनरशिप नहीं मानेंगे। 2 लोगों ने मिलकर किसी का मर्डर कर दिया और वो बाद में कह रहे हैं जी हम तो देखो 2 लोग एक से ज्यादा आदमी मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो भैया जी बिजनेस का लीगल होना जरूरी है। आप इधर वैसे अलग गलत काम करेंगे तो बिजनेस थोड़ी कह देंगे हम उसको, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इनटू एग्रीड रेशियो, सर जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे उनके एग्रीड रेशियो में, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद में जो बिजनेस चलाएंगे वो या तो सारे पार्टनर चलाएंगे या उन सबकी बिहाफ पर, यानी कि उन सबकी सहमति से हम एक को दे देंगे। देखिए 5 लोग
तो 5 तरीके की राय हो सकती है। तो उन पांचों ने मिलकर किसी एक को डिसाइड कर लिया, वोटिंग कर ली ऐसे मान लेते हैं, उन्होंने वोटिंग की और पांचों ने मिलकर एक को डिसाइड कर लिया कि ये जो डिसीजन ले लेगा वो सबके लिए मान्य होगा, तो इस तरीके से उन्होंने चला लिया। ऐसे नहीं करना, तो सारे मिलकर डिसीजन ले, वरना किसी एक को पावर दे दें। लास्ट में बात करते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी की। एंड जी बेटा जी, ये भी आपका बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट, बड़ा कंफ्यूजिंग हिस्सा है कि क्या पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है या सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। तो ढंग से सुनना, ध्यान रखना, इसके दो आंसर हैं और दो आंसर क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। सर अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है जिस हिसाब से हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की, तो उसके हिसाब से तो यस सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने पार्टनरशिप में पैसे लगाए, एक तरफ आपने कैश माना, दूसरी तरफ आपने कैपिटल माना, आपने रिलेशन अलग अलग मान रखा है कि दो लोग हैं, एक प्रिंसिपल है एक एजेंट है, तो सेपरेट तो आप मान रहे हो, फर्म को अलग मान रहे हो और दूसरा पार्टनर्स को अलग मान रहे हो, तो सर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेपरेट लीगल एंटिटी दिखाई देती है। लेकिन सर अगर मैं बात करूं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ढंग से सुनना मेरे बच्चे जी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करूं तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, क्योंकि लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब अगर कोई नुकसान हो जाएगा तो हम आपकी कौन सी एसेट्स भी यूज करेंगे, सर हम आपकी प्राइवेट एसेट्स भी यूज करेंगे, तो फिर अलग होकर कहां बच पाए आप, फिर अलग कहां हो पाए। इसका मतलब कल को दुकान में नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए हमारे घर तक बात आई, तो फिर सेपरेट कहां हुआ, हम तो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। तो भैया जब पैसे वापस करने की बात आएगी, जब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की बात आएगी, तो सेपरेट लीगल एंटिटी दिखाई नहीं देगी, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में सेपरेट लीगल एंटिटी दिखाई देती है। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, और कल की क्लास में हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड से स्टार्ट करेंगे और वहां कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडी कराएंगे। डीड है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, एलिमेंट्स ऑफ डीड और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हम बात करेंगे कल की क्लास में। जब तक के लिए इसको अच्छे से देख लीजिए, पॉज करके अच्छे से नोट्स बना लीजिए वीडियो को, और मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए